दोस्तों वीडियो को पूरा सुनें और दोस्तों आपको गुस्सा आए तो गाली गलौज ना करें। कोशिश करें अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन इन सब के संबंध में बात होगी नेपाल को केंद्रित करके, क्योंकि भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उसमें नेपाल भी कहीं ना कहीं बीच में है। इसलिए भारत और नेपाल के लोग इस वीडियो को पूरा सुने। यदि आप लोगों का मन वीडियो सुनने का नहीं भी करेगा तो भी पूरा सुने, क्योंकि इस वीडियो से आपको वो सब चीज़ें पता लगने वाली हैं जो आपको अभी तक पता बिल्कुल नहीं है। यहाँ नेपाल को केंद्रित करके बनाई गई है। बहुत जल्दी आपको खबरों में, नेपाली समाचार पत्रों में देखने को मिलेगा कि नेपाली समाचार पत्र कह रहे हैं कि भारत ने नेपाल पे हमला कर दिया। ऐसे ही समाचार आपको बहुत जल्दी सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि इसकी रूपरेखा चीन और पाकिस्तान के द्वारा नेपाल में तैयार कर दी गई है लगभग 20 सालों से। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि नेपाल ने अपनी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी कालापानी बॉर्डर पर भेज दी है। दोस्तों अब नेपाल एक पूरी बटालियन की तैयारी कर रहा है जो कि भारत नेपाल सीमा पर भेजेगा कालापानी वाले एरिया में। दोस्तों नेपाल ने इस समय अपनी बहुत सारी सेना लगा रखी है भारत और नेपाल बॉर्डर के पास में, लेकिन वो जो सेना है वो केवल भारत से घुसपैठ रोकने के लिए है। और ये जो सेना कुछ भेजी है छोटी सी टुकड़ी, और जो बटालियन भेजेगा वो केवल भारत से लड़ने के लिए है। भारत की सेना को जवाब देने के लिए नेपाल ने कुछ छोटी सी टुकड़ी भेज दी है और अब एक बहुत बड़ी बटालियन भेजेगा। नेपाल का आरोप है भारत पे कि भारत ने नेपाल की बहुत सारी भूमि को कब्जा किया है, पहला। दूसरा, नेपाल का आरोप है कि भारत ने नेपाली के जो राजा थे वीरेंद्र, उनके पूरे परिवार की हत्या करवाई। तीसरा आरोप है नेपाल का भारत पे कि नेपाल में माओवादी जो जनयुद्ध हुआ था वो भारत ने करवाया। चौथा, नेपाल का आरोप है कि भारत के 22,000 एजेंट नेपाल में मौजूद हैं। पांचवा, नेपाल का आरोप है भारत पे कि नेपाल के विकास में भारत सबसे बड़ा बाधक है। पांचवा या छठवां, नेपाली जनता का आरोप है कि नेपाल के सारे राजनीतिक पार्टियां भारत के इशारे पर चलती है। और लास्ट जो आरोप है नेपाल का भारत पे कि भारत पूरे नेपाल का विलय भारत में करवाना चाहता है, इसलिए भारत ने अपने हजारों एजेंट नेपाल में रखे हुए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो भारतीय समाचार पत्रों में न्यूज आ रही है आजकल कि चाइना एवरेस्ट को कब्जा करना चाहता है और नेपाली लोग चाइना के खिलाफ हो गए हैं, वो 100% गलत है। नेपाल के लोग चाइना के कहीं पर भी कोई खिलाफ नहीं हुआ है। मुश्किल से 0.001% लोग ही चाइना के खिलाफ हुए होंगे और 99.9% लोग भारत के विरोध में हैं। तो जो भारतीय मीडिया कह रही है कि नेपाल के लोग चाइना के विरोध में हो गए हैं, वो 100% गलत कह रही है। अब थोड़ा काला पानी की बात। काला पानी किसकी भूमि है उसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या हो रहा है कि भारत ने जैसे ही धारा 370 कश्मीर से हटाई, वैसे ही नेपाल में काला पानी का मुद्दा गर्म हो गया और नेपाल में भारत के खिलाफ जुलूस निकलने लग गए। फिर कुछ दिन बाद जुलूस शांत हो गए। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में पीओके को लेके तनाव बढ़ा। उधर चीन सीमा पे भारत और चीन में भी थोड़ा सा झड़प हो गई। तो चीन और पाकिस्तान से जैसे ही भारत की झड़प हुई, वैसे ही नेपाल में आंदोलन तेज हो गया। सड़कों पर लोग आंदोलन कर रहे हैं भारत के खिलाफ, मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नेपाल की मीडिया भारत विरोध में वीडियो बना रही है। ये किस समय पे हुआ? जब भारत की झड़प पाकिस्तान और चीन से हुई। यानी आप समझ सकते हैं
कि नेपाल में भारत का ज़्यादा विरोध उस समय ही होता है जब भारत की झड़प चीन से होती है या पाकिस्तान से होती है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब भारत की झड़प चीन और पाकिस्तान से जिस समय ज़्यादा होती है उस समय नेपाली मीडिया में, नेपाली जनता में भी भारत का विरोध बहुत तेज हो जाता है अपनी भूमि को लेके। ऐसा क्यों होता है? काला पानी तो बहुत पुराना विवाद है, उसको अभी क्यों उछाला गया? जब भारत की झड़प पाकिस्तान और चीन से हो रही थी उस समय क्यों उछाला गया? तो साफ पता लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भूमिका है और कहीं ना कहीं चीन की भूमिका है। जिस दिन काला पानी का पहला विवाद हुआ था, जब भारत ने अपना नक्शा जारी किया था, 370 धारा हटाई थी। भारत हर साल अपना नक्शा जारी करता है। इस साल भी भारत ने नेपाल के नक्शे से किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की। जो नक्शा 2015 में था, 16 में था, 17 में था, वही 2019 में था। लेकिन इसी समय नेपाल में विरोध क्यों हुआ? दोस्तों, इससे पहले जब नेपाल में जुलूस निकलने वाले थे भारत के खिलाफ, जब धारा 370 हटाई गई, तो उससे पहले पाकिस्तानी दूतावास के पास पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और भारत मुर्दाबाद के नारे लगे थे पाकिस्तानी दूतावास के सामने, नेपाल में जो है उस दूतावास के सामने। तो इन घटनाओं से साफ पता लग रहा है कि नेपाली जनता को कहीं ना कहीं पाकिस्तान या चीन के द्वारा भड़काया जा रहा है। इस लॉकडाउन में भी वहां पे जुलूस निकाला जा रहा है काला पानी को लेके, जबकि काला पानी विवाद 200 साल पुराना है और 1962 से ज़्यादा ये विवाद बना हुआ है। लेकिन वो अभी तक इसके विरोध में जुलूस नहीं निकलते थे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान चीन के खिलाफ होता है तो नेपाल में जुलूस निकलने लग जाते हैं। अब दूसरी बात, भारत विरोध में हजारों वीडियो नेपाल में बनते हैं, लेकिन काठमांडू के एक समाचार पत्र के संपादक ने गलती से कोरोना वायरस पे माओ की फोटो छाप दी थी, माओ सेतुंग की फोटो छाप दी थी। उस संपादक की नौकरी उसी समय चली गई, यानी उस संपादक को उसी समय निकाल दिया गया। तो कह सकते हैं कि नेपाल की मीडिया में चाइना का विरोध नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि एक आदमी ने गलती से ही थोड़ा सा कोरोना की फोटो, माओ और कोरोना की फोटो एक साथ लगा दी थी, तो उसकी नौकरी चली गई। तो साफ क्लियर हो गया कि नेपाली मीडिया में चाइना कितनी भी गलती करे, वो गलती नेपाली मीडिया में नहीं दिखाई जाएगी। तीसरी बात, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके बीच में आपसी द्वंद्व हो गया था। प्रधानमंत्री ओली की सीट जा सकती थी, लेकिन चाइनीज राजदूत ने सबको मिला दिया। तो एक छोटे से राजदूत ने पूरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे मिला दिया, माने उनका झगड़ा रोक दिया। तो इन घटनाओं से साफ लग रहा है कि नेपाल की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के इशारे पर काम कर रही है। जब एक छोटा सा राजदूत कम्युनिस्ट पार्टी का अंदर जो झगड़ा था उसको शांत करवा सकती है, तो क्या पता नहीं लग रहा है कि चाइना के इशारे पे नेपाल की पार्टियां, राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि नेपाल इतना भारत विरोधी कैसे हो गया कि जो भारत से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों, इसमें शुरू से बात करते हैं, गलती कहाँ से है। गलती यह है कि नेपाली लोग भारत में जाते हैं, भारतीय लोग भी नेपाल में जाते हैं। भारतीय लोग जो नेपाल में जाते हैं उनके साथ नेपाली लोग इज्जत से बात करते हैं, आइए आपका क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, क्या है। नेपाली लोग इज्जत से बात करते हैं, चाहे वो भारत का कोई भी स्टेट का आदमी क्यों ना हो। अब नेपाली लोग भारत में जाते हैं, अब नेपाल का यदि कोई बड़े कुल का ब्राह्मण, अच्छा इज्जतदार आदमी भारत में जाता है, तो भारत का एक झोपड़ी में रहने वाला आदमी जो कि अनपढ़ है, वो उस सभ्य नेपाली को बहादुर बोल के संबोधित करता है। अब आप खुद सोचिए गलती किसकी है। एक भारत की झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी, एक नेपाल के जो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा आदमी है, सभ्य आदमी है, वो यदि भारत में गया तो भारत में उसके साथ क्या व्यवहार होता है कि भारतीय एक भिखारी भी उसको बहादुर बोल के संबोधन करता है। हालांकि बहादुर एक रिस्पेक्टेड शब्द है, लेकिन आजकल बहादुर को रिस्पेक्टेड शब्द नहीं माना जाता है। बहादुर माने किसी की बेइज्जती करने को आजकल कहा जाता है भारत में। दूसरा,
कुछ भारतीय लोग नेपाली लड़कियों को गलत शब्द कहते हैं कि नेपाली लड़कियां ऐसे होती है वैसे होती है। दोस्तों, हर जगह की लड़कियां गलत होती है और सही भी होती है। नेपाली लड़कियों को भारतीय लोग गलत कहते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपाल में भी इज्जतदार लोग रहते हैं, सभ्य लोग रहते हैं, बुद्धिमान लोग रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं। और हमने ऐसे ऐसे विद्वान देखे कि जिनके सामने भारतीय मीडिया एंकर भी उनका सामना नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे मीडिया एंकर हैं नेपाल में जो वर्ल्ड राजनीति का एक एक चीज जानते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि नेपालियों का अपमान भारत में बहुत ज़्यादा होता है और भारतीयों का अपमान नेपाल में नहीं होता है। नेपाली लोग इज्जत से ही बात करते हैं, भारतीयों से आप बोल के बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं। लेकिन भारतीय लोग, भारत का एक भिखारी भी नेपाल के बड़े से बड़े आदमी को गलत दृष्टि से देखता है, मतलब कि छोटा दृष्टि से देखता है। भारत का एक भिखारी भी नेपाली को सोचता है कि ये नेपाली कुछ नहीं है, खत्म है। जबकि सच कहें तो नेपालियों का स्वाभिमान भारत से ज़्यादा है। नेपालियों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, पहला युद्ध हार गए, बाद में अंग्रेज लोग जीते। नेपालियों ने कहा कि हमारा कुछ ज़मीन भले ही ले लो, लेकिन हम अपना राज नहीं देंगे। भले ही हम दोबारा लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम अपना पूरा राज बिल्कुल नहीं देंगे। तो स्वाभिमान उनके अंदर भारतीयों से कुछ ज़्यादा है और भारतीय लोग नेपालियों के स्वाभिमान को नष्ट कर रहे हैं, यानी उनको कुछ नहीं समझ रहे। तो गलती किसकी है? यहाँ पे भारतीयों की गलती है। अब जब भारत में जीएसटी आदि बिल लोकल जनता नहीं कटाती है और सामान खरीदती है, और लोकल जनता लगभग ये बिल बहुत कम कटवाती है, तो वैसे ही नेपाली लोग भी छोटे मोटे स्तर का सामान लेते हैं, अपने देश में ले जाते हैं, उसका बिल नहीं कटवाते हैं, कस्टम बिल नहीं कटवाते हैं, क्योंकि 2000-4000 का कौन कस्टम बिल कटवाएगा। तो भारत की एसएसबी उनसे पैसा लेती है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं, यानी भारत की एसएसबी नेपालियों को परेशान करती है बॉर्डर पे। ये बात सही भी है, क्योंकि उनके पास पक्के बिल नहीं होते हैं। तो भारत की एसएसबी तो खैर अपना काम कर रही है, उससे तो बिल चाहिए ही चाहिए, जो उसको आदेश होगा वो उसको करना ही पड़ेगा। तो नेपालियों का यहाँ पर कहना है कि हमारे साथ जब मैत्री संधि हो रखी है, समान दर्जे का नागरिक घोषित कर रखा है, तो हमारे साथ ये दोगला व्यवहार क्यों? तो भारतीयों की जो नेपालियों को छोटा समझने की आदत है, इस आदत ने क्या किया कि नेपालियों को भारत का दुश्मन बना दिया। और जो विदेशी ताकतें हैं, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने नेपालियों को भारत विरोधी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यूरोपियन यूनियन 40-50 साल से नेपालियों को भारत विरोधी बनाती जा रही है। और पहले यूरोपियन यूनियन ने ही नेपालियों के दिमाग में एक चीज भरी है कि सिक्किम गढ़वाल कुमाऊं जो है वो नेपाल का हिस्सा है। ये यूरोपियन यूनियन ने नेपालियों के दिमाग में भरी है। चीन और पाकिस्तान तो बाद में आए। फिर 1985 में लगभग सोनिया गांधी को पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद राजीव गांधी ने सीमा ब्लॉक कर दी, यानी नेपाल को जो सामान भारत के द्वारा दिया जाता था वो सामान राजीव गांधी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सोनिया गांधी को पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया। इसके अलावा राजीव गांधी ने क्या किया कि सोचा कि नेपाल से पूरी राजशाही ही हटा देनी है। इसके लिए उन्होंने नेपाल में माओवादियों को तैयार किया। ये बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग कहते हैं कि राजदरबार हत्याकांड इंदिरा गांधी ने करवाया और राजीव गांधी ने करवाया, तो दोस्तों ये गलत है। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई और राजीव गांधी की 1992 में, और राजदरबार हत्याकांड 2001 में हुआ। लेकिन नेपाल के लोग तो यही समझते हैं ना कि इंदिरा गांधी राजीव गांधी ने ही ऐसा करवाया। तो हुआ क्या यहाँ पे कि 1992 में जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद नेपाल के माओवादियों को भारत के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दिया गया, क्योंकि भारत अपने में ही उलझ गया था। और 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ, तो उसके बाद भारत पे दबाव बनाने के लिए राजदरबार हत्याकांड माओवादियों द्वारा किया गया। उसका इल्जाम उन्होंने भारत पे ही लगाया, जबकि भारत पर
भारत में उस समय हिंदू दल बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसका इल्जाम उन्होंने भारत पर ही थोप दिया कि भारत ने ही राजदरबार हत्याकांड किया, इसलिए नेपाली लोग नाराज हैं। जबकि राजदरबार हत्याकांड में भारत का कोई हाथ न होके उल्टा भारत को नुकसान करने के लिए राजदरबार हत्याकांड किया गया था। लेकिन नेपाली लोगों को एक ही चीज नेपाली लोग कहते हैं कि भारत ने राजा को मरवाया। दोस्तों, अपने दिमाग में रखें कि हम नेपालियों को पिछले 400 वीडियो बना दिए, समझा रहे हैं कि भाई नहीं, राजा की हत्या भारत द्वारा नहीं हुई है, लेकिन नेपाली लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भारत ने ही करवाया। हमने कहा माओवाद को भारत ने ही नेपाल में पैदा करवाया। 1992 तक मदन भंडारी और राजीव गांधी के अच्छे संबंध थे, लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु के बाद मदन भंडारी भारत विरोधी हो गए थे। तो नेपाल में माओवादियों को समर्थन केवल 1992 तक ही भारत ने दिया। 1992 के बाद 2005 तक माओवादियों को भारत ने कोई सपोर्ट नहीं किया। 2005 के बाद माओवादियों को कांग्रेस ने कुछ सपोर्ट जरूर किया, उनकी हथियार की सहायता रोक दी जो राजा को दी जाती थी। लेकिन नेपाली लोगों का कहना है कि पूरे माओवाद का जन्म ही भारत ने करवाया, लोकतंत्र भारत ने ही लाया, यानी राजशाही को उखाड़ने में भारत का ही हाथ है। राजशाही को उखाड़ने में भारत का हाथ नहीं है, बल्कि यूरोपियन यूनियन का हाथ है। उसे लोकतंत्र बना के और नेपाल का ईसाईकरण करना था, इसलिए हाँ, हो सकता है भारतीय कांग्रेस का गुपचुप सपोर्ट ईसाई संगठनों को हो, और गुपचुप नहीं बल्कि भारतीय कांग्रेस का सपोर्ट हो सकता है या है, जो नेपाल में क्रिश्चियन एनजीओ हैं उनके लिए। लेकिन नेपाल की राजशाही उखाड़ने में भारत का उतना हाथ नहीं है जितना यूरोपियन यूनियन का है। तो आप मान के चले, माओवादियों को भारत ने पैदा जरूर करवाया, लेकिन माओवादियों को पूरी ताकत यूरोपियन यूनियन द्वारा दी गई है। अब भरत दाहाल जैसे बड़े मीडिया एंकर लोग हैं, या और भी बहुत सारे एंकर लोग हैं, वो कहते हैं कि 22,000 रा के एजेंट नेपाल में मौजूद हैं। दोस्तों, ये 100% गलत है। पूरे 22,000 एजेंट तो रा में है ही नहीं, तो नेपाल में 22,000 एजेंट कैसे हो जाएंगे? और 22,000 एजेंटों की सैलरी कितनी होगी? कम से कम 3-4 अरब रुपए सैलरी होगी। तो इतनी सैलरी भारत नहीं दे सकता है। और 22,000 एजेंट यदि रॉ के होते तो नेपाली मीडिया में नेपाल का प्रत्येक आदमी भारत विरोधी क्यों होता? आप खुद अपने दिमाग में लगाएं कि 22,000 एजेंट यदि भारत के हो जाएंगे नेपाल में, तो नेपाली मीडिया में भारत का विरोध बिल्कुल नहीं होगा। 22,000 एजेंट अगर भारत नहीं रखता है और उनको दिया जाने वाला पैसा नेपाली मीडिया को दे देता है, तो नेपाली मीडिया में भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ होगी। नेपाल की कोई भी मीडिया भारत की तारीफ नहीं करती है। इसका मतलब नेपाल में भारत के एजेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ, इंडियन इंटेलिजेंट एजेंसी रॉ जो है, उसके एजेंट तो कुछ ना कुछ होंगे 5-7। वो क्यों हैं? क्योंकि नेपाल में पाकिस्तानी एजेंट भी बहुत हैं, चाइनीज एजेंट भी बहुत हैं। चाइना के 122 आदमी पकड़े गए थे ना, 5,000 आदमी बताए गए हैं उस समय। नेपाल पुलिस ने खुद कहा है कि 5,000 आदमी हैं चाइना के इस समय जो अनलीगल तरीके से घुस रखे हैं। वही 5,000 आदमी नेपाली मीडिया को सपोर्टिंग करते हैं भारत के खिलाफ। जो चाइनीज आदमी हैं वो पाकिस्तान की लगभग 3,000 मस्जिदें खुली है मुसलमानों की मदेश में। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि नेपाल में पाकिस्तान सक्रिय है कि नहीं है। तो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी एजेंटों को, चाइनीज एजेंटों को या क्रिश्चियन एजेंटों को पर नज़र रखने के लिए इंडियन इंटेलिजेंट एजेंसी राह के आदमी नेपाल में हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन 22,000 भारत के एजेंट नेपाल में हो, ये 100% गलत है। अब नेपाली मीडिया का या नेपाली जनता का कहना है कि नेपाल के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारत के इशारे पर काम करती है। दोस्तों, यदि नेपाल की राजनीतिक पार्टियां या प्रधानमंत्री ओली भारत के इशारे पर चलती तो उस समय भारत के बहुत सारे सामानों पर रोक लगी। भारत की सब्जियों को कहा गया कि ये सब विषादी है, विषैली हैं। प्रधानमंत्री ओली ने एक नियम बनाया कि भारत से जो भी गाड़ी आएगी उन गाड़ी ड्राइवरों के पास में
आईफोन होने जरूरी हैं और उनकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए ताकि हम इन पे नजर रख सकें। भारत ने दबाव देके सीके रावत को गिरफ्तार करवाया था और प्रधानमंत्री ओली ने सीके रावत को छोड़ दिया। तो दोस्तों सोचना आप इस बात को, सीके रावत भारत का आदमी बिल्कुल नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का आदमी है। लेकिन नेपाली जनता इल्जाम क्या लगाती है कि वो भारत का आदमी, जबकि सीके रावत मिथिलांचल का एरिया और मधेश को मिला के अलग देश बनाना चाहता था। वो भारत और नेपाल के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक था। सीके रावत चुप हो गया, ये अच्छी बात है। अगर सीके रावत चुप नहीं होता तो अब तक वो भारतीय इंटेलिजेंट एजेंसियों के हाथों पकड़ा जाता। लेकिन सीके रावत ने अपना आंदोलन कम कर दिया। यहाँ पे दिक्कत यह है कि नेपालियों ने क्या इल्जाम लगाया कि सीके रावत भारत का आदमी है, क्योंकि वो भारत में जाके मीटिंग करता था कहीं पर। तो वो भारत में किसके साथ मीटिंग करता था? क्रिश्चियन एनजीओ के साथ में मीटिंग करता था, न कि भारत सरकार के साथ में मीटिंग करता था। उस समय प्रधानमंत्री ओली ने कुछ जो भारत में मधेश में रहते हैं भारतीय लोग जो बहुत पहले से हैं, उनको नागरिकता दी और नेपाल में झूठ फैला दिया गया कि 35 लाख भारतीयों को नेपाली नागरिकता मिल गई और प्रधानमंत्री ओली ने दे दी। अब पूरे नेपाल का विलय ये 35 लाख लोग भारत में करवा देंगे। तो ये 100% झूठ था। आप हमें डाटा दिखाइए तो 35 लाख आदमियों का नागरिकता कहाँ मिली नेपाल में भारतीयों को? यानी प्रधानमंत्री ओली द्वारा बहुत ज़्यादा भारत विरोधी काम कर दिए गए। हालांकि वो चीन के भी सपोर्टर नहीं थे, वो अमेरिका के सपोर्टर थे। चीन के सपोर्टर वो अभी बने हैं, वो इसलिए बने क्योंकि उन्हें लग गया कि अब मेरा पद जाने वाला है, इसलिए वो चीन के सपोर्टर बने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में इस समय 80% लोग चाइना की बातें मानते हैं और 20% लोग अमेरिका की बातें मानते हैं। भारत तो वहां पे संविधान की एक छोटी सी धारा चेंज नहीं करवा पाया। तो भारत का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। भारत का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं, भारत का न तो नेपाली मीडिया में प्रभाव है, न राजनीतिक पार्टियों में प्रभाव है, न नेपाली जनता में प्रभाव है। क्योंकि नेपाल की कोई भी राजनीतिक पार्टियां और कोई भी मीडिया, कोई भी जनता भारत के सपोर्ट में नहीं बोलती है। अगर भारत का थोड़ा भी प्रभाव नेपाल में होता, थोड़ा भी 1% भी होता, तो कम से कम 1% लोग तो भारत के पक्ष में बोलते। लेकिन भारत का प्रभाव शून्य हो चुका है नेपाल में। भारत नेपाल में कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर भी नेपाली जनता का बार बार एक ही आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी, जो पार्टी शासन कर रही है, वो भारत के इशारे पर कर रही है। नेपाल की सरकार चीन के इशारे पर काम कर रही है, 100% सच है। नेपाली जनता चीन की पक्षधर है, ये भी 100% सच है। लेकिन यहाँ पे नेपाली जनता, जो उसमें और राजनीतिक दल बैठे हैं, वो नेपाली सत्तारूढ़ पार्टी को ये नेपाली जनता के दिमाग में ये भरना चाहते हैं, जो अन्य दल के लोग हैं, कांग्रेस, रापरापा और भी जो भी है, वो नेपाली जनता को ये बताना चाहते हैं कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भारत की सपोर्टर है, इसलिए इसको वोट मत देना, यानी ये बेकार पार्टी है। जबकि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की सपोर्टर है। लेकिन राजनीति कहाँ हो रही है? हर जगह राजनीति भारत को ही दिखाकर हो रही है। नेपाल की जनता भी चाइना सपोर्टर, नेपाल की सब पार्टियां भी चाइना सपोर्टर। लेकिन नेपाल की और पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टी को बता रही है कि ये भारत का आदमी है, इसलिए इसको सीट पे नहीं रखना है, हमें वोट दो, हमें जिताओ। मतलब पूरा का पूरा पाकिस्तान जैसा चल रहा है नेपाल में। नेपाली लोग थोड़ी जानते हैं कि पाकिस्तान जैसा हमारे देश में चल रहा है, वो नहीं जानते हैं। वो हम जानते हैं, क्योंकि हम 1950 से लेके और अभी तक की सभी घटनाक्रमों पे हमारी नज़र बनी हुई है। 1950 उस समय शायद हम जन्म नहीं भी लिए होंगे, लेकिन वहाँ के घटनाक्रम और आज तक के जितने भी घटनाक्रम भारत पाकिस्तान के बीच में हुए हैं, वो सब हमने पढ़े हैं। तो नेपाल में वही हो रहा है कि जो पाकिस्तान में हो रहा था। पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं, वो भारत के समर्थन में आना चाहते थे। पाकिस्तान ने उनको गद्दार करार देके फांसी पे लटका दिया। ऐसे ही अब नेपाल में है। यदि भारत का कोई भी आदमी, नेपाल का कोई भी आदमी भारत के पक्ष में बोलता है, तो उसे नेपाली जनता गद्दार का करार दे देती है। तो गलती यहाँ कहाँ है?
गलती भारत की तरफ से केवल इतनी है, कितनी, कि भारत ने नेपालियों को छोटा आदमी समझता है। भारतीय जनता के लोग नेपाल के बड़े से बड़े आदमी को भारत की जनता इज्जत नहीं करती है। ये भारतीयों की गलती है, भारत की गलती है। ठीक, अब जो सीमा विवाद है वो बताऊं क्यों है। सीमा विवाद भारत और नेपाल में केवल सुस्ता है और काला पानी है, इसके अलावा कहीं भी कोई सीमा विवाद नहीं है। आपकी मीडिया, आपके नेता, आपका कुछ भी कितनी भी बार चिल्लाए कि 50 जगह 200 जगह पे सीमा विवाद है, वो सब झूठ है। वो सब आपकी मीडिया चाइना और पाकिस्तान के कहने पर काम करती है। खुद ही अंदाजा लगाए कि चाइना के खिलाफ माओ की फोटो कोरोना वायरस में छाप दी थी तो उसकी नौकरी चली गई संपादक की। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपकी मीडिया चाइना और पाकिस्तान के कहने पर चल रही है, चाइना के कहने पे ज़्यादा, पाकिस्तान के कहने पे कम। पर आप लोग ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि हमारी मीडिया किसी के बहकावे में चल रही है। आपकी मीडिया 100% चाइना के बहकावे में काम कर रही है। आपके नेता भी चाइना के बहकावे में काम कर रहे हैं। तो और जगहों पे जो सीमा विवाद है वो क्यों है? वो स्थानीय लोगों द्वारा पिलर खिसकाए गए हैं। कभी नेपाल की तरफ से पिलर खिसकाए गए, कभी भारत की तरफ से पिलर खिसकाए गए। हाँ, यहाँ पे ऐसा जरूर है कि भारत ने अगर पिलर खिसकाया हो, नेपाली ने उसका विरोध किया हो, तो भारतीयों ने नेपालियों को थोड़ा दबा दिया, प्रेशर कर दिया, तो नेपाली लोग चुप हो गए। लेकिन पिलर दोनों तरफ से खिसकाए गए हैं। नेपाल से थोड़ा कम होंगे, भारत से थोड़ा ज़्यादा होंगे। जब 2014 में मोदी ने बोला था कि सीमा विवाद का समाधान करेंगे, तो नेपाल सरकार ने समाधान क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो विदेशी प्रेशर में है। यदि भारत से सीमा विवाद का समाधान नेपाली सरकार कर लेती है तो भारत पर प्रेशर देने का जो पॉइंट है विदेशी ताकतों के पास में, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए नेपाल कभी भी भारत से सीमा विवाद का समाधान नहीं करेगा जब तक नेपाल में कोई सच्चा देशभक्त राष्ट्रवादी नेता नहीं आया। तब तक, जब तक चाइना के कहने पे चलने वाली पार्टियां रहेंगी, तब तक सीमा विवाद का समाधान नहीं होगा। भारत के और नेपाल के 100 आदमी यदि लग जाएं तो 2 महीने में नाप छाप करके सीमा विवाद का समाधान हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत से ज़्यादा नक्शे नेपाल सरकार के पास में मौजूद हैं, लेकिन नेपाल सरकार उनको पेश नहीं करती है भारत के सामने। क्यों नहीं करती है? विदेशी दबाव। अगर नक्शे पेश कर देगी तो भारत को उतनी भूमि छोड़नी पड़ेगी, और वो भूमि छोड़ देगा तो थोड़ा विवाद जो है वो कम हो जाएगा। विदेशी ताकतें तो चाहती नहीं कि विवाद कम हो। भारत ने बांग्लादेश की भूमि छोड़ दी थी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ने नक्शे दिखाए, प्रमाण दिखाए। इसी प्रकार नेपाल नक्शे दिखाएगा, प्रमाण दिखाएगा, तो भारत को वो भूमि छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि वो नेपाली भूमि है। अगर वो नेपाली भूमि होगी तो भारत उसको छोड़ेगा, लेकिन प्रमाण तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई ये भूमि नेपाल की है। तो जब तक नेपाल में कोई राष्ट्रवादी नेता, सच्चा देशभक्त नेता नहीं आया, तब तक सीमा विवाद का समाधान नहीं हो सकता है। आप खुद सोचें कि अमेरिका एमसीसी के तहत लगभग 50 अरब रुपए नेपाल को दे रहा था फ्री में। वो नेपाल सरकार, नेपाली जनता सख्त खिलाफ है कि ये पैसा नहीं लेना है। और चीन ने 56 अरब रुपए 6% सालाना वार्षिक ब्याज की दर से दिए नेपाल को। नेपाल ने वो ले लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से। वही पैसा भारत यदि लेता तो वो 0.05% जाता। भारत का ब्याज इतना कम होता, आधा % पर भी नहीं होता। अगर चीन वो पैसा भारत को देता तो आधा % ब्याज भी नहीं लेता, लेकिन नेपाल से 6% ब्याज लिया गया है। नेपालियों का कहना है कि वो 50 अरब रुपए नेपाल की सार्वभौम सत्ता के लिए नुकसानदायक है, नेपाल की सार्वभौम सत्ता को खत्म कर देगा। माने कि आपका देश इतना छोटा है कि 50 अरब रुपए में आपकी आप गुलाम बन जाएंगे, यानी 50 अरब रुपए में आप अपनी आज़ादी बेच देंगे। माने इतना छोटा है, इतनी छोटी बुद्धि का देश है क्या नेपाल की 50 अरब रुपए में बिक जाएगा? आपके मीडिया एंकरों का तो यही बोलना है कि 50 अरब रुपए में हम बिक जाएंगे, हमारा देश ही बिक जाएगा। इतना सस्ता है, 50 अरब रुपए कोई मायने नहीं रखता है। और वो अमेरिका का एमसीसी का पैसा है। धर्म चेंज यूरोपियन यूनियन करवाती है, अमेरिका नहीं।
धर्म चेंज के मामले में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में टकराव है, क्योंकि अमेरिका को हर देश की नज़र में अपने को सही रखना है, भारत की नज़र में भी सही रखना है। लेकिन यदि यूरोपियन यूनियन वहाँ आके भारत में धर्म चेंज करवाती है तो अमेरिका की जो भारत में गुडविल है वो ख़त्म होगी, क्योंकि भारतीय लोग तो यही सोचेंगे कि अमेरिका करवा रहा है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता है धर्म चेंज करवाना किसी देश का। धर्म चेंज करवाने में यूरोपियन यूनियन आगे है और इस मामले में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी टकराव है। अमेरिका कहता है कि नहीं, हम अपने देश की अच्छाई दुनिया के सामने रखेंगे, किसी का धर्म चेंज नहीं करवाएंगे। यूरोपियन यूनियन धर्म चेंज करवाती है, इसलिए दोनों देशों में इस मुद्दे पे टकराव है। अमेरिका धर्म अंतरण नहीं करवाता है, इस बात को आप जान लीजिए। तो एमसीसी का पैसा किसने मना करवाया? जो नेपाल में चाइना के एजेंट हैं, उन्होंने मना कराया। भरत दाहाल जैसे, आप भरत दाहाल को बहुत देशभक्त आदमी कहते हैं, लेकिन भरत दाहाल 100% चाइनीज एजेंट हैं। एक मीडिया एंकर हैं अरुण कुमार सुवेदी, वो थोड़ा भारत के पक्ष में बोल देते हैं, सही बात बताते हैं, तो नेपाली जनता उनको भारत का दलाल कहना चालू कर देती है। आपको अपने दिमाग में एक चीज रखनी होगी कि अरुण कुमार सुवेदी के अलावा नेपाल में कोई सच्चा मीडिया एंकर नहीं है और उतना बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं है जितने बुद्धिमान अरुण कुमार सुवेदी हैं। क्योंकि कौन राष्ट्रपति किस देश में जाके क्या बात करने वाला है ये उनको पहले ही पता पड़ जाता है। इतना एडवांस सोच है उनकी, इतनी एडवांस सोच नेपाल के और मीडिया एंकरों की बिल्कुल नहीं है। भारत नेपाल के विकास में बाधक है, ये भी आपका कहना है। दोस्तों, भारत अपने बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल यहाँ का विकास तो कर ही नहीं पाया। भारत में अपने पूरे देश का विकास नहीं कर पाया, और की बात छोड़िए, लेकिन और जगहों का विकास हुआ है। भारत अपनी 35-40 करोड़ जनता का विकास तो कर ही नहीं पाया तो नेपाल का विकास विरोधी क्यों होगा? नेपाल का विकास कैसे करेगा? जब तक यूपी बिहार संपन्न नहीं हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल का विकास नहीं हो जाता है, तब तक नेपाल का विकास नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना, उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय नेपाल की है। यानी भारत के 2-3 स्टेट ऐसे हैं जो नेपाल से गरीब हैं, उनमें मणिपुर है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। ये तीनों स्टेट नेपाल से ज़्यादा गरीब हैं। ये शायद भारतीयों को बुरा लगे, लेकिन ये सच बात है। तो हमारे कहने का मतलब है कि सीमा विवाद है, अपनी जगह पे है, सही बात है, लेकिन नेपाल को अपने सारे प्रमाण भारत को देने चाहिए कि ये भूमि हमारी है। और जिस दिन नेपाल में कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी आएगी जो देशभक्त होगी, उस दिन भारत नेपाल में सीमा विवाद का समाधान हो जाएगा। और आप अपने दिमाग में मानकर चलें कि नेपाल की मीडिया, नेपाल की सरकार चीन के इशारे पर काम करती है। जब तक आप चीन के इशारे पे काम करना बंद नहीं करेंगे, तब तक भारत और नेपाल के संबंध नहीं सुधर सकते हैं। और 2014 के बाद भारत में नेपालियों की इज्जत बढ़ी है, दिमाग में रखिए, क्योंकि 2014 के बाद प्रत्येक भारतीय हिंदू एक ही चीज़ कहता है कि नेपाली भाई हमारा हिंदू भाई है। तो 2014 के बाद नेपालियों की इज्जत भारत में बढ़ी है। आप भारत में रहने वाले नेपालियों से पूछ सकते हैं, नेपालियों की इज्जत 2014 के बाद बढ़ी है, क्योंकि हिंदू लोगों को, भारतीय हिंदुओं को दिमाग में एक चीज़ आ गई कि हमें एकजुट होना ही पड़ेगा सारे हिंदुओं को, यदि बचना है तो। धन्यवाद दोस्तों, गाली गलौज ना करें। धन्यवाद।